Hello everyone. Today we'll discuss the solutions of BZY 8141 जून 2025 पेपर। इससे पहले के पेपर्स जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 2025 का पेपर। पहला क्वेश्चन है डिफाइन इनेट इम्यूनिटी और एक्सप्लेन करने हैं उसके बैरियर जो इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें, हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो बेसिकली दो होती है, एक होती है इनेट और दूसरी होती है अडेप्टिव। ठीक है। इनेट इम्यूनिटी की बात करें ना, तो बेटा ये वो इम्यूनिटी है जो कि नेचुरली अकरिंग है, मतलब कि हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होती है। तो जो नेचुरली अकरिंग इम्यूनिटी है वो बेसिकली क्या है, इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द बॉडी प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब कि जब हम पैदा होते हैं तब से हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ मैकेनिज्म है जो हमें बहुत सारे डिजीजेस से, माइक्रोब से प्रिवेंट करते हैं। तो वो हो गई हमारी इनेट इम्यूनिटी। द इनेट इम्यूनिटी कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट बिफोर द इनिशिएशन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि इन्फेक्शन होने से पहले से ही ये हमें प्रिवेंट करते हैं। तो हम मान सकते हैं कि ये एक तरीके का बैरियर है जो बेसिकली इन्फेक्शियस एजेंट को हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने दे रहा, या अगर एंटर हो जाए तो उनको काम नहीं करने दे रहा। ठीक है। इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर पैथोजन बट इन जनरल इंक्रीजेज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिकॉग्नाइज कॉमनली फाउंड मॉलिक्यूल्स ऑन द सर्फेस ऑफ पैथोजन। ये क्या करता है, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट नहीं होता, ये पैथोजन को किल नहीं करता। ये सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में पैथोजन की तरह एक्ट कर रही है, मतलब उसके जो सरफेस एंटीजन्स होते हैं, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको बॉडी से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो ये सबसे पहला काम करता है, ये प्रिवेंट करते हैं, एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं कि पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर ही ना हो पाए। ठीक है। तो उसके बाद बेटा उन्होंने पूछा कि इनेट इम्यूनिटी क्या है और उसके बैरियर्स। उसके बैरियर्स में हमारे पास आते हैं चार बैरियर्स: एनाटॉमिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, एंडोसाइटिक एंड फैगोसाइटिक बैरियर और इन्फ्लेमेटरी बैरियर। ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है एनाटॉमिकल बैरियर। एनाटॉमिकल बैरियर मतलब हमारी बॉडी के एनाटॉमी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। तो सबसे पहला आ गया स्किन, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो एक कंटिन्यूस लेयर है जिसमें कोई पोर्स नहीं है, और कंटिन्यूस लेयर होने की वजह से माइक्रोब्स इसको क्रॉस नहीं कर सकते और हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सकते, इन्वेड नहीं कर सकते। द स्किन हैज एपिडर्मिस एंड डर्मिस दैट फॉर्म अ कवरिंग एंड प्रिवेंट पैथोजन इन्वेजन। उसके अलावा हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, उसके अलावा हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इनकी जो सिक्रीशन होती है ना बेटा, जो ऑयल ग्लैंड्स की और जो स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन होती है वो थोड़ी सी एसिडिक होती है। एसिडिक मतलब कि उसका लो पीएच है। लो पीएच है तो क्या होगा, अगर हमारी स्किन के ऊपर पैथोजन है तो यहाँ से जो ऑयल और जो स्वेट रिलीज हो रहा है वो इन पैथोजन को किल कर देगा, क्योंकि उनका जो पीएच है वो लो है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट अगर हम देखें तो हो गया हमारा, तो पहला तो है कि हमारी स्किन, एक तो स्किन कंटिन्यूस कवरिंग है, प्लस स्किन के ऊपर ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड है जो कि पैथोजन को एलिमिनेट कर रही है। दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ना, थ्रू आउट जो भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जैसे ये हमारा नेजल पैसेज शुरू होता है। ठीक है। ये नेजल पैसेज हो गया, यहाँ पे हमारा विंड पाइप आ गया, ट्रैक किया, फिर उसके बाद ये आगे जाके जो दो ब्रांचेस बनाएगा दैट इज ब्रोंकाई। तो इस पूरे में बेटा क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, फॉर्म्स अ कंटिन्यूस लाइनिंग वेयर पैथोजेंस आर ट्रैप्ड इन म्यूकस एंड आर रिमूव। तो यहाँ पे पूरा म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो भी पैथोजन एंटर कर रही है उस पर ट्रैप हो जाएगा, और अगर पैथोजन एंटर करते हैं ना तो म्यूकस सिक्रीशन जो है वो मतलब कि बढ़ जाती है, जिसकी वजह से म्यूकस फ्लश आउट होगा, और फ्लश आउट होने के साथ वो एक्स्ट्रा पैथोजन जो भी पैथोजन है उनको बॉडी से रिमूव करे। Also, they have to compete with the normal microflora of the body for attachment sites. उसके अलावा हमारी बॉडी में आपको पता होगा कि बहुत बार हमने सुना हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए वर्ड आ गया फ्लोरा, माइक्रोफ्लोरा। तो अगर यहाँ पे पहले से गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, और अब आ रहे हैं बैड बैक्टीरिया, तो बैड बैक्टीरिया को अटैच होने के लिए भी तो सरफेस चाहिए। तो पहली बात तो वो इजीली अटैच नहीं हो पाएंगे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट है। दूसरी बात, यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है, जो म्यूकस की जो लेयर है वो इनको ट्रैप कर लेगी और बॉडी से बाहर फेंक देगी, मतलब बॉडी से बाहर रिलीज कर देगी। तो एनाटॉमिकल बैरियर में हमारे आगे दो, एक है स्किन और दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकेंड हमारा है बेटा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब कि हमारी बॉडी के ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं जिसकी वजह से माइक्रोब्स हमें इजीली इन्फेक्ट नहीं कर पाते। पहला, टेम्परेचर। अगर हमें फीवर होता है, जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होगा, हम थोड़ा सा भी बीमार होना शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है फीवर। चाहे वो लो ग्रेड हो, और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो हाई ग्रेड फीवर होगा, बहुत ज़्यादा फीवर हो जाएगा। फीवर क्या करता है वो, एक्चुअली अगर फीवर है तो मतलब वो एक कंडीशन है जब हमारी बॉडी पैथोजन से फाइट कर रही है। तो वो जो हाई टेम्परेचर है वो पैथोजन को सर्वाइव नहीं करने देता। सो द हाई बॉडी टेम्परेचर
टेम्परेचर ऑफ सम ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीजेस। तो एक तो हो गया हमारी बॉडी का तो हाई टेम्परेचर है नहीं, तो अगर ह्यूमन की बॉडी का हाई टेम्परेचर नहीं है, उसको पैथोजन से प्रिवेंट करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, फीवर, जो हमें पैथोजन से प्रिवेंट करती है। लेकिन देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म जिनका पहले से ही जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, और ये हाई बॉडी टेम्परेचर उनको प्रोटेक्ट करता है कुछ डिजीजेस से। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है चिकन्स। चिकन्स जो होते हैं उनका हाई बॉडी टेम्परेचर होता है जो उन्हें बैसिलस एंथ्रासिस मतलब एक बैक्टीरिया से प्रिवेंट करता है। सेकेंड आ जाता है पीएच। हमें पता है कि हमारा जो स्टमक है उसके अंदर प्रोड्यूस होता है एसिड, और ये एसिड कॉज करता है लो पीएच। तो हमारी जो स्टमक की जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस है वो बहुत सारे माइक्रोब्स को इनहिबिट करती है और किल करती है। क्योंकि मान लो अगर हमारे फूड पाइप के थ्रू, ठीक है, अगर हमारे एलिमेंट्री कैनाल हमारे फूड पाइप के थ्रू जो भी फूड के साथ अगर माइक्रोब एंटर हो रहे हैं तो वो माइक्रोब कहाँ जाएंगे, स्टमक में। स्टमक के अंदर है एसिड, और एसिड उन माइक्रोब को किल कर देगा। ठीक है, तो एक ये मैकेनिज्म है जिससे हम डिजीज से बचते रहते हैं, इन्फेक्शन से बचते रहते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी की कुछ सिक्रीशंस होती है, जैसे अभी हमने स्किन पे देखा कि ऑयल ग्लैंड्स या जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनका लो पीएच होता है। उसी तरह हमारी बॉडी की कुछ सिक्रीशन है, जैसे कि टीयर्स, जैसे कि सलाइवा, जिनके अंदर प्रेजेंट है एक एंजाइम लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम क्या करता है, ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है, मतलब कि ये माइक्रोब्स को किल कर देता है। नेक्स्ट हमारा बैरियर है बेटा फैगोसाइटिक बैरियर। फैगोसाइटिक बैरियर मतलब कि फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस क्या होता है, जब हमारा सेल, ये हमारा सेल है, ये किसी, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है, ये किसी बैक्टीरिया को या किसी माइक्रोब को इनगल्फ करेगा और इनगल्फ करके किल कर देगा। ठीक है, तो फैगोसाइटिक सेल क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं, ब्रेक करते हैं और किल कर देते हैं पैथोजन को। तो ऐसे सेल्स हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ऐसे स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है, रेडी हैं, जो कि माइक्रोब्स को इनगल्फ करेंगे और किल करके डाइजेस्ट कर देंगे। और एग्जाम्पल हो गया फैगोसाइटिक बैरियर का मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। नेक्स्ट बैरियर और लास्ट है हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो मतलब है क्या, स्वेलिंग। कभी कभी हम देखते हैं कि हमें एक कॉमन सी बात, अगर कहीं मस्कीटो बाइट हो गया, ठीक है, कहीं पे हमें इंजरी हो गई, तो वहाँ पे हमारा सबसे पहला फीचर होगा उस साइड पे जो लोकल फीचर, लोकल हमें सिम्टम नजर आएगा, वो हमारा सिम्टम होगा बेटा इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में से कुछ ना कुछ लीकेज शुरू होती है। तो बेसिकली हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें क्या होता है, देयर इज लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ब्लड वेसल ड्यू टू वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन की वजह से मतलब ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से ना फ्लूइड रिलीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फ्लूइड रिलीज होगा, उसके बाद ये जो फ्लूइड है वो जाके लोकल साइट्स पे एक्यूमुलेट होगा और क्या कॉज करेगा, इन्फ्लेमेशन। देयर इज एन इन्फ्लक्स ऑफ सेल्स टू द एरिया ऑफ पैथोजन इन्वेजन। तो जितने भी मतलब जैसे यहाँ से फ्लूइड और जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स जैसे कि हमारे जो ऑब्वियसली डब्ल्यूबीसीज, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो फ्लूइड और सेल्स जो हैं ये कहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे एरिया ऑफ पैथोजन है, मतलब कि जहाँ पे मस्कीटो बाइट हुआ है या जहाँ पे इंजरी की वजह से माइक्रोब्स बॉडी में एंटर हो गए। तो ये हैं हमारे 4 बैरियर्स जो हमारे इनहेट इम्यूनिटी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिस्कस हाउ द बॉडी डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। अब सबसे पहली बात तो है, हमारी बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, मतलब कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हमें इन्फेक्शन से बचाती है। तो उससे पहले बॉडी को ये तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना कि इन्फेक्शियस एजेंट है कौन सा सेल ऐसा है जो हमारा है, जिसके अगेंस्ट कुछ भी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करना, जिसको हार्म नहीं करना, और कौन सा सेल ऐसा है जो हमारा नहीं है, जिसको हार्म करना है। तो इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज करना या डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज द सेल्स बेस्ड ऑन एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सर्फेस। जो भी सेल हमारी बॉडी के ऊपर है उसके ऊपर कोई ना कोई एंटीजन प्रेजेंट होगा। अगर तो वो एंटीजन हमारा खुद का है तो बॉडी उसको सेल्फ रिकॉग्नाइज कर लेगी, अगर वो एंटीजन कोई डिफरेंट एंटीजन है तो बॉडी उसको नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करेगी। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव एंटीजन दैट आर एब्सेंट इन द ह्यूमन बॉडी एंड दस रिकॉग्नाइज एज फॉरेन। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल के सर्फेस पे कुछ ना कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन सेल्स पे प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए बॉडी उनको रिकॉग्नाइज कर लेती है फॉरेन एंटीजन्स। द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज द मेजर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन मॉलिक्यूल। हमारी बॉडी में जो सबसे मेन सिस्टम जो सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करता है वो होता है एमएचसी मॉलिक्यूल्स। एमएचसी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उन केमिकल्स को, उन एंटीजन्स को ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। Each individual has a unique combination of MHC molecules that is recognized as self. When any difference is noted in these molecules in pathogen infected cells, altered cancer cells, or in transplanted tissue, the immune system is activated and attack these cells. हमारी MHC molecules जो हैं वो हमारे सेल के सारे एंटीजेंस को पहचानते हैं और उसको रिकॉग्नाइज कर चुके होते हैं एज सेल्फ। ठीक है,
ये तभी हो जाता है जब एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, जब एक बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उस टाइम पे धीरे-धीरे इम्यून सिस्टम भी डेवलप हो रहा होता है और उस टाइम पे इम्यून सिस्टम सारे सेल्स को रिकॉग्नाइज़ कर लेता है, ठीक है? तो लेटर ऑन अगर कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा आता है जिसके ऊपर डिफरेंट एंटीजन होते हैं, वो कोई इन्फेक्टेड सेल हो सकता है, वो कोई कैंसरस सेल हो सकता है, वो कोई ट्रांसप्लांटेड टिश्यू हो सकता है, तो एमएचसी मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे उसको नॉन सेल्फ और बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। The B cells have antibody attached to their surface that recognize and bind to specific antigens on pathogen surface. अब मान लो सपोज ये कोई सेल है जो कि पैथोजन है, इसके ऊपर कोई ना कोई एंटीजन लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो एमएचसी मॉलिक्यूल ने भी इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद बी सेल्स भी इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। बी सेल क्या करेंगे? बी सेल्स मतलब कि बी लिम्फोसाइट, ठीक है? बी लिम्फोसाइट आके यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, हैव एंटीबॉडीज अटैच्ड ऑन देयर सरफेस दैट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द स्पेसिफिक एंटीजन ऑन पैथोजन सर्फेसेस। वो यहाँ पे आके बी सेल्स बाइंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एंटीबॉडीज इनको किल करेंगे। द टी सेल एक्टिवेशन अकर वाया एंटीजन प्रेजेंटेशन लाइक मैक्रोफेजेस। बी सेल सीधा सीधा एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उनकी जो एंटीबॉडीज है वो आके बाइंड कर लेती हैं। लेकिन जो टी सेल होते हैं ना वो सीधा सीधा एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एपीसीज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आपने पढ़ा हुआ होगा, हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी डिस्कस करा हुआ है, इसकी अलग से भी वीडियो है जिसमें हमने देखा था कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेशली जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया के एंटीजन को इनगल्फ करके ब्रेक करते हैं और इस एंटीजन को फिर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो यहाँ पे एमएचसी मॉलिक्यूल ने क्या करा, यहाँ पे एंटीजन को प्रेजेंट कर लिया। अब ये एंटीजन के साथ कौन बाइंड करेगा? टी सेल, ठीक है? तो टी सेल डायरेक्टली एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकता जैसे बी सेल करता है, लेकिन टी सेल को बाइंड करने के लिए सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटेशन होना जरूरी होता है। उसके बाद टी सेल एक्टिवेट हुआ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के थ्रू, जैसे कि मैक्रोफेजेस होते हैं। द पैथोजन इज इंटरनलाइज्ड बाय एपीसीज ब्रोकन डाउन एंड द फ्रैगमेंट एक्सप्रेस विद एमएचसी मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एपीसी। सबसे पहले पैथोजन को एपीसीज इंटरनलाइज कर लेते हैं, मतलब उनका फैगोसाइटोसिस, उनको खा लिया, उनका एंटीजन ब्रेक करा और सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करा। द टी सेल बाइंड टू दिस प्रेजेंटेड फ्रैगमेंट। अब ये जो फ्रैगमेंट है इससे आगे टी सेल बाइंड होगा और फिर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड हाउ डज इट एक्टिवेट इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन? ह्यूमोरल इम्यूनिटी बेटा क्या होती है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है? इसको एएमआई भी बोलते हैं। मतलब कि अगर हमारी बॉडी फॉरेन एंटीजेंस के अगेंस्ट, बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और एंटीबॉडी की हेल्प से वो उस माइक्रोब को किल कर रही है, तो उसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी इम्यूनिटी बोलेंगे। ह्यूमोरल इम्यूनिटी डिपेंड ऑन मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द ह्यूमर दैट इज बॉडी फ्लूइड। तो ये उन मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है जो कि ह्यूमर में, ह्यूमर का मतलब क्या है, हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी डिपेंड करती है उन मॉलिक्यूल्स में जो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमर में, मतलब कि बॉडी फ्लूइड्स में। इट इज मीडिएटेड बाय मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स या एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी अब होता क्या है, जब भी कोई नॉन सेल्फ सेल आएगा, बी सेल उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, बी सेल रिकॉग्नाइज करेगा तो बी सेल प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज और वो एंटीबॉडीज इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, इसको किल करेंगे, ठीक है? और ये सिर्फ एक सेल का काम नहीं होता, ये ना बेसिकली अगर बी सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं तो बी सेल टी सेल्स को भी एक्टिवेट करेंगे, टी लिम्फोसाइट को भी एक्टिवेट करेंगे, वो भी सेल की किलिंग करेंगे। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, हमने प्रीवियस पेपर्स में भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़े हुए हैं कि हमारी बॉडी में स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मीडिएट करने में हेल्प करते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। So basically humoral immunity involves the production of antibodies. Antibodies produce होती हैं and simultaneously occurring of events like activation of helper T cells, production of cytokines. It is also involved in various effective function of antibodies like, तो antibodies produce हो रही है, ये सबसे मेन काम है। जब antibodies produce हो रही होती है मतलब कि B सेल एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि B सेल्स ही antibodies बनाते हैं, B सेल एक्टिवेट होंगे वो मेनली antibodies बनाएंगे, तो B सेल ने क्या बनाया बेटा? antibodies। लेकिन साथ के साथ B सेल जो है वो कुछ साइटोकाइंस रिलीज करेंगे, कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे जो T सेल को भी एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है? इसके अलावा अब क्योंकि हमारा तो मेन पर्पस है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब कि एंटीबॉडी क्या कर रही है, तो एंटीबॉडी का जो मेन काम है, एंटीबॉडी का मेन काम क्या है? एंटीबॉडी का काम है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पैथोजन एंड टॉक्सिन्स, पैथोजन को किल करना और न्यूट्रलाइज कर देना।
क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देना, ऑप्सोनाइजेशन ऑफ पैथोजन एंड हेल्प इन फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, जब भी कोई बड़ा सेल जैसे कि हमारी बॉडी में है मैक्रोफेज, वो किसी बैक्टीरिया या फॉरेन सेल को इनगल्फ कर लेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा, इनगल्फ करेगा, ब्रेक करेगा और किल कर देगा। इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है कि अगर कोई सेल, मान लो यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल है, ये रेड कलर से हमने बैक्टीरियल सेल बनाया, इस बैक्टीरियल सेल को इस मैक्रोफेज ने इनगल्फ करना है, लेकिन ये बैक्टीरियल सेल को इनगल्फ करना है, इसके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल्स टैग कर दिए जाएंगे ताकि मैक्रोफेज को पता चल जाए कि मुझे यहीं पे जाके इस सेल को अटैक करना है। तो ऑप्सोनाइजेशन होता है कि जब एक सेल पे मार्किंग करी जाती है, कोई केमिकल्स मार्क कर दिए जाते हैं ताकि मैक्रोफेज उसको रिकॉग्नाइज करे और जाके उसको फैगोसाइटोस कर दे, उसकी फैगोसाइटोसिस कर दे, ठीक है। एंड इवेंचुअल पैथोजन क्लियरिंग, लास्ट का पार्ट क्या है कि पैथोजन को बॉडी से रिमूव करना। द ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड व्हेन बी सेल रिसेप्टर, तो अगर हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें तो बी सेल रिसेप्टर जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे फॉरेन एंटीजन को और बाइंड कर लेंगे उनके साथ। दिस इनिशियल बाइंडिंग यूजुअली एडेड बाय हेल्पर टी सेल cytokines causing the B cell to undergo clonal expansion and differentiate into plasma cells। तो बेटा ये क्या हुआ, बी सेल ने किसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। अब एंटीजन को रिकॉग्नाइज करा तो बी सेल की प्रोलिफरेशन होने लगी। प्रोलिफरेशन मतलब कि इसका नंबर ना बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया और इसी को हमने बोला हुआ है क्लोनल एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये बी सेल से बहुत सारे बढ़ेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे या किस में चेंज होंगे, प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी, ठीक है। उसके अलावा जब ये बी सेल्स प्रोलिफरेट हो रहे होते हैं, मेन काम तो एंटीबॉडी बनाना होता है, लेकिन इसके साथ टी सेल को भी एक्टिवेट करते हैं और इसके साथ बी मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं। मेमोरी सेल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी हर पैथोजन को मेमोराइज कर लेती है ताकि नेक्स्ट टाइम अगर एक सब्सिक्वेंट इवेंट हो तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करके इजिली और विग्रसली किल कर सके, ठीक है। वेरियस स्टेप्स इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ बी सेल, नेक्स्ट एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो अगर हम बात करें सबसे पहला स्टेप, प्रोडक्शन ऑफ बी सेल्स इन बोन मैरो। बी सेल्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, बोन मैरो में। उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये बी सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं, उनके ऊपर प्रेजेंट है BCR, बी सेल रिसेप्टर्स, विच आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर एंटीजन। दीज मेच्योर बी सेल्स हैव टू गो एंड एनकाउंटर पैथोजन इन लिम्फॉइड ऑर्गन्स टू वेयर दे हैव माइग्रेटेड। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो बी सेल्स होते हैं बोन मैरो में बनते हैं लेकिन बाद में कहाँ चले जाते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में चले जाते हैं और वहां जाके डिफेंस करते हैं। अब जब अगर इसको एक फॉरेन एंटीजन मिलेगा तो ये बी सेल एक्टिवेट होंगे। द मेच्योर बी सेल एनकाउंटर एंटीजन इन द लिम्फॉइड ऑर्गन। द एंटीजन जो होता है वो बाइंड करता है बी सेल रिसेप्टर्स के साथ, तब उसको उसको एंडोसाइटोसिस हो जाता है। एंटीजन फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एमएचसी मॉलिक्यूल के ऊपर। पर ये चीज़ याद रखो कि अगर एमएचसी मॉलिक्यूल मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, उसने एंटीजन को ब्रेक करके बेटा एमएचसी मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट करा, तो ये जो एमएचसी मॉलिक्यूल है ये बाइंड करेगा सिर्फ और सिर्फ टी सेल से। इसीलिए एक मैकेनिज्म है जहाँ पे बी सेल बेटा क्या कर रहे हैं, बी सेल टी सेल को भी एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मेन क्योंकि लेकिन अभी हमें टी सेल क्या पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं हमें वो नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है कि बी सेल क्या कर रहे हैं। बी सेल एक्टिवेट हुए, एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं एंटीजन के साथ, ठीक है। द हेल्पर टी सेल्स गेट एक्टिवेटेड ऑन बाइंडिंग टू बी सेल। एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल रिजल्ट इन रिलीज ऑफ वेरियस साइटोकाइन। जब ये टी सेल्स एक्टिवेट हुए तो बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस हुए दैट गो ऑन फर्दर टू एक्टिवेट बी सेल्स टू प्रोलिफरेट रैपिडली, जिसकी वजह से बी सेल की प्रोलिफरेशन हुई। बी सेल की प्रोलिफरेशन मतलब कि सेल डिवीजन बढ़ गई, इसका जो नंबर है वो इंक्रीज होने लग गया, ठीक है। बी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए। Soon, a clone of B cell is formed, and these cells eventually form memory cells or plasma cells. Plasma cells secrete large amount of antibodies, और memory cells जो है वो temporary resting stage में जो activate होते हैं next encounter पे। एंटीजन एंटीबॉडी, अब यहाँ पे एंटीबॉडीज बन गई, तो ये जो एंटीबॉडी थी ये किसके साथ बाइंड करेगी, एंटीजन के साथ बाइंड करेगी, जो फॉरेन एंटीजन था उसके साथ बाइंड करेगी और इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन के ये क्लियर हो जाएगा बॉडी से। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसमें हम पढ़ते हैं कि वाई फोक स्ट्रक्चर होता है, हैवी चेन होती है, लाइट चेन होती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था बेटा मैच द फॉलोइंग। स्प्लीन, स्प्लीन का काम क्या होता है, फिल्टरिंग एजेंट्स। थाइमस, थाइमस टी सेल मैच्योरेशन की साइट होती है। बोन मैरो में बी सेल मैच्योरेशन होती है। डेंड्रिटिक सेल्स जो है वो बैक्टीरिया को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। और मैक्रोफेजेस हमारी बॉडी के सबसे बड़े सेल्स होते हैं और इनका मेन काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस करना। नेक्स्ट वैक्सीन क्या होती हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो वैक्सीन पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार हर पेपर में आ रहा होता है। वैक्सीन हमने कर लिए, उसके एडवांटेजेस हम कर चुके हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हम कर चुके हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हम कर चुके हैं और टाइप ऑफ वैक्सीन भी हम कर चुके हैं। तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन क्योंकि वैक्सीन पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है।
नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें हमने डिफरेंशिएट करना है, ये तीनों ही बेटा रिपीटेड है, एमएचसी क्लास 1 क्लास 2 मॉलिक्यूल्स, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून, और एक्सोजेनस और एंडोजेनस एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ बी सेल। मैच्योरेशन ऑफ बी सेल हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, इसका आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसमें चैप्टर 10 का मेजर पार्ट जो है बेटा वो कवर होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैच्योरेशन ऑफ बी सेल में हम एक सेपरेटली इसको पूरा पढ़ेंगे, और उस चैप्टर में और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ बी सेल एपिटोप। एपिटोप क्या होता है बेटा? एपिटोप जो होता है बेसिकली जो एंटीजन की जो एंटीजन की जो बाइंडिंग साइट होती है, अगर मान लो ये कोई एंटीजन है और ये एंटीजन की ये वाली साइट पे आके एंटीबॉडी बाइंड कर रही है, तो बेटा जो एंटीजन की बाइंडिंग साइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिटोप। फॉर एग्जांपल बी लिम्फोसाइट सेल है, बी लिम्फोसाइट सेल के ऊपर भी बहुत सारे एंटीजन होंगे, ठीक है। अगर हम इन एंटीजन का डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स वगैरह लिंक होंगे, तो जिस पार्ट में एंटीजन के जिस पार्ट में आके एंटीबॉडी बाइंड करती है, तो बेसिकली एपिटोप क्या है? एंटीजेनिक साइट where the antibody binds with the antigen। वो साइट जहाँ पे एंटीबॉडी आके बाइंड करेगी एक एंटीजन पे, उसको हम क्या बोलेंगे? एपिटोप। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो बी सेल्स हैं, जो बी लिम्फोसाइट है, उनके एपिटोप की प्रॉपर्टीज क्या होती है? इसका मतलब ये भी हुआ कि बी सेल, हर एक सेल का कोई ना कोई एंटीजन तो है, तो उस एंटीजन की जो बाइंडिंग साइट है उसकी हमें प्रॉपर्टीज बतानी है। द एपिटोप मस्ट हैव अ शेप दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द एंटीजन बाइंडिंग साइट और एन एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कि एंटीबॉडी का जोन सा पार्ट है, जैसे मान लो ये एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडी का ये पार्ट जो है वो आके एंटीजन के साथ बाइंड करने वाला है, तो इसकी जो शेप है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग शेप होनी चाहिए एपिटोप की। मान लो सपोज करो एक एंटीजन सॉरी एक एंटीबॉडी ऐसी है, तो ऑब्वियसली जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है बेटा वो ऐसी होगी। अगर एंटीबॉडी की शेप इस टाइप की है, तो जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी वो भी राउंड होगी, तो मतलब कि इसकी जो शेप होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए कि एंटीबॉडी कहाँ पे आके बाइंड करने वाला है। द साइज ऑफ द एपिटोप शुड नॉट बी लार्जर देन द रिसेप्टर, साइज छोटा होना चाहिए। एपिटोप मोस्टली कंप्राइज ऑफ हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड। बी सेल एपिटोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होते हैं, मतलब कि वो अमीनो एसिड होते हैं जो वाटर लविंग है। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स आर बरीड इनसाइड एंड कैन नॉट बी एन एपिटोप फॉर बी सेल रिसेप्टर्स और एंटीबॉडीज। मान लो ये बी सेल है और यहाँ पे एक एंटीजन है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो सरफेस पे, मान लो ये जो सरफेस पे जो एंटीजन होंगे ये क्या होंगे? हाइड्रोफिलिक, और जो इसके अंदर जो एंटीजन होंगे वो क्या होंगे? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक वाले एंटीजन जो है दे आर बरीड इनसाइड और वो बाइंड नहीं कर रहे। Amino acid sequence on the epitope of B cell can be sequential or non-sequential. In sequential epitopes, the amino acid are in contiguous fashion along the polypeptide, while non-sequential has residues from different segment of polypeptide through what from nearby folded conformation। ये भी हो सकता है कि जो एपिटोप है, जो बी सेल का जो एपिटोप है वो सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल मतलब मान लो ऐसे, यहाँ पे एक अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये ऑर्डर में। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ये भी हो सकता है कि जो एपिटोप है, जो एंटीजन की जो बाइंडिंग वाली साइट है, ये भी हो सकता है कि वो नॉन सिक्वेंशियल हो। मान लो वो एंटीजन कुछ इस तरीके से। तो एक्चुअली तो अगर हम इसको देखें, इसमें अमीनो एसिड ऐसे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन ये वाले जो हैं, जो रैंडम जो अमीनो एसिड्स है वो बाइंड करेंगे किसके साथ? एंटीबॉडी के साथ, क्योंकि जो नीचे की तरफ है, जो अंदर की तरफ है, वो तो फोल्ड हो गई ना, वो तो एक्सपोज ही नहीं है, तो जो ऊपर वाले हैं वो बाइंड करेंगे उसके साथ। तो अगर फोल्डिंग होती है बेटा, जैसे ये फोल्डिंग हुई, तो यहाँ पे जो कुछ कुछ एंटीजन्स हैं सिर्फ वो बाइंड कर रहे हैं एंटीबॉडी के साथ, ठीक है। तो ये नॉन सिक्वेंशियल, क्योंकि सीक्वेंस में नहीं है, बीच में कुछ तो फोल्ड होके अंदर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है वो सिक्वेंशियल भी हो सकता है और नॉन सिक्वेंशियल भी हो सकता है। उसके बाद एपिटोप डिस्प्ले मोबिलिटी ऑफ साइट, दे आर जनरली प्रेजेंट इन द फ्लेक्सिबल रीजन। ज़्यादातर वो फ्लेक्सिबल रीजन में ही होते हैं और वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं, मे बी फोल्डिंग के टाइम पे। एंटीजेनिसिटी ऑफ बी सेल एपिटोप इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड इन द सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन और द प्रोटीन सर्फेस इन डिस्प्ले। कि वो कैसे एंटीजेनिसिटी, मतलब उसका एंटीजन जो है जो बाइंड कर रहा है वो कैसा है, ये डिपेंड करता है कि सरफेस के ऊपर जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है वो क्या होगा। अगर बी सेल एपिटोप की प्रॉपर्टीज आई हैं तो बेटा टी सेल की भी आ सकती हैं, तो इसीलिए हम एक बार इसी क्वेश्चन में टी सेल की एपिटोप की प्रॉपर्टी भी पढ़ लेंगे। टी सेल एपिटोप्स जो होते हैं वो प्रोसेस होते हैं प्रेजेंटेड ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जो टी सेल के देखो ये टी सेल है,
टी सेल के ऊपर जो एंटीजन है वो सीधा सीधा एंटीबॉडी से बाइंड नहीं कर सकती। इसके एंटीजन को, इसके रिसेप्टर्स को जरूरत है कि कोई सेल इस एंटीजन को तोड़े, ब्रेक करे, तभी एमएचसी मॉलिक्यूल्स जो है वो इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो टी सेल्स को हमेशा चाहिए होते हैं प्रोसेस्ड एंटीजन, वेयरएज बी सेल्स को क्या चाहिए, उनको कोई प्रोसेस्ड एंटीजन की जरूरत नहीं है। टी सेल्स को प्रोसेस्ड एंटीजन चाहिए जिसको तोड़ के कौन प्रेजेंट कर रहा है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट कर रहे हैं। और वो जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उसको प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे उन्होंने कर दिया, अब यहाँ पे आके कौन उसके साथ बाइंड करेगा, एमएचसी मॉलिक्यूल। एमएचसी मॉलिक्यूल में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है क्लास 1 और एक होता है क्लास 2 मॉलिक्यूल्स। जो क्लास 1 होते हैं उनके पास होता है CD8 रिसेप्टर, CD8, और यहाँ पे होता है CD4 रिसेप्टर। ठीक है, द रिसेप्टर ऑन टी सेल कैन नॉट बाइंड टू फ्री पेप्टाइड्स और एंटीजन इंडिपेंडेंटली। एंटीजेनिक पेप्टाइड विच इज processed by antigen presenting cells or nucleated cells interact with the T cell receptors and form a trimolecular complex of MHC molecule, पेप्टाइड और टी सेल रिसेप्टर। तो मतलब कि यहाँ पे एमएचसी मॉलिक्यूल होगा, बीच में ये पेप्टाइड है और यहाँ पे हमारे पास टी सेल रिसेप्टर है। इन कॉन्ट्रास्ट टू बी सेल एपिटोप, टी सेल एपिटोप्स हैव इंटरनल एपिटोप्स। बी सेल के कंपैरेटिवली टी सेल के जो एपिटोप्स होते हैं वो सरफेस में ना होकर कहाँ होते हैं, अंदर। द इंटरनल एपिटोप्स कंटेन हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, इनके पास हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है, वेयरएज उनके पास कौन सा था, उनके पास जो था वो था हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड सीक्वेंस। ठीक है, उनके पास हाइड्रोफोबिक था बट वो अंदर था, अब यहाँ पे हाइड्रोफिलिक है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोफोबिक है। T cell epitope presented by MHC class 1 molecules are typically linear peptides with length that ranges from 8 to 11 amino acid। जो MHC1 molecule से रिकॉग्नाइज होते हैं वो लीनियर पेप्टाइड्स होते हैं, मतलब स्ट्रेट चेन होती है जो कि बनी होती है 8 से लेकर 11 अमीनो एसिड्स की। तो अगर हम एक बार डिफरेंस देखें बी सेल और टी सेल एपिटोप्स का, बी सेल एपिटोप्स जो होते हैं वो डीनेचर्ड प्रोटीन होते हैं, वो पॉलीसेक्राइड भी हो सकते हैं, लिपिड भी हो सकते हैं। और टी सेल एपिटोप्स जो होते हैं उनको हमेशा प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है, एंटीजन पहले प्रोसेस होगा, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में लीनियर फ्रैगमेंट्स बनेंगे तो एमएचसी मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉन्फर्मेशनल डिसकंटिन्यूटी भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकता है, मतलब ऐसे फोल्ड होगा तो नॉन सिक्वेंशियल भी हो सकता है। लेकिन टी सेल एपिटोप में हमेशा हमें क्या चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, लीनियर चाहिए। बी सेल एपिटोप्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं सरफेस ऑफ एंटीजन पे, और ये जो होते हैं वो इंटरनल, पहले अंदर ब्रेक होते हैं उसके बाद प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमें एमएचसी मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे हमें MHC1 और 2 दोनों की जरूरत होती है। यहाँ जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है ऑब्वियसली वहाँ पे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। बी सेल एपिटोप्स में नियरली 6 to 8 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और टी सेल में 8 से लेकर 11 तक या 17 तक। असेसिबिलिटी, सॉल्युबल एंटीबॉडीज इजीली यहाँ पे अटैच हो सकती हैं, लेकिन टी सेल रिसेप्टर्स में या तो एंटीबॉडी मतलब अंदर बरिड होनी चाहिए सेल के अंदर, या फिर सरफेस के ऊपर भी अटैच हो सकती है। नेचर में अभी हमने पढ़ा था कि ये मेनली हाइड्रोफिलिक होते हैं और ये क्या होते हैं, वेरी मतलब हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन दैट कॉज द फॉलोइंग ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स। तो ये जो ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स हैं हमने इनकी सिर्फ वन वर्ड कंडीशन बतानी है। तो ग्रेव्स डिजीज जो होता है बेटा हाइपरथायरॉयडिज्म से, मतलब कि जो हमारी ऑटो इम्यूनिटी है वो थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। नेक्स्ट है मसैंथिया ग्रेविस, ये भी मस्कुलर डिस्फंक्शन है जो कि ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर से ही होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, क्योंकि ये अर्थराइटिस है तो ऑब्वियसली ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जॉइंट्स का, बट क्योंकि हमें पता है कि हम ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं तो मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये अर्थराइटिस होने का कारण क्या था, हमारा इम्यून सिस्टम की, हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ अपने सेल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनाने लग गया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अगेन इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज। हैशिमोटो थायरॉयडिटिस, इसमें क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, मतलब कि अंडर सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। यहाँ पे वन वर्ड्स हैं बट दे मे कम एज शॉर्ट नोट्स ऑल्सो, तो हम एक बार इनको देख लेंगे। ग्रेव्स डिजीज एक वो कंडीशन होती है जिसमें ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है थायराइड हार्मोन की, इसलिए बेटा हमने इस कंडीशन को क्या बोला, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, ड्यू टू जनरेशन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो इसका मतलब ऑटो एंटीबॉडीज अपने ही सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हैं जो कि बाइंड करती हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ थायराइड सेल्स में। अंडर नॉर्मल कंडीशन TSH बाइंड टू TSH रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एडेनाइल साइक्लेस दैट सिग्नल्स द सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो जाके बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से और हार्मोन और प्रोड्यूस करता है एडेनाइल साइक्लेस, और ये जो एडेनाइल साइक्लेस है इसकी हेल्प से प्रोड्यूस होगा बेटा T3 और T4। लेकिन अगर ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं जिसका नाम आपको याद रखना जरूरी है, लैट्स, लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज। तो अगर लैट्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो ये जाके TSH से बाइंड करेंगी जिसकी वजह से थायराइड सेल्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और सिक्रीशन होगी थायराइड
हॉर्मोन्स की। ठीक है, अभी हमने क्या कहा था कि TSH नॉर्मली बाइंड करता है TSH रिसेप्टर के साथ, और TSH रिसेप्टर के साथ जब वो बाइंड करता है तो प्रोड्यूस करता है T3 और T4। लेकिन अगर ग्रेव्स डिजीज होता है तो ग्रेव्स डिजीज के अंदर TSH के अलावा है ऑटो एंटीबॉडीज लैट्स, जो जाके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं। एक सेकेंड, बाइंड करती हैं और T3 T4 की ओवर प्रोडक्शन करती हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो अफेक्ट करता है हमारे वाइट मैटर को, CNS के। इस डिजीज में ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स मीडिएटेड अटैक द माइलिन शीथ ऑफ नर्व। तो व्हाइट मैटर का मतलब ये था बेटा, न्यूरॉन के ऊपर जब माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उसी की वजह से वो व्हाइट मैटर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो ऑटो एंटीबॉडीज थी या ऑटो रिएक्टिव जो टी सेल्स है वो अटैक करते हैं माइलिन शीथ को और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करते हैं। अब क्योंकि वो माइलिन शीथ को पे अटैक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डीमाइलिनेशन करेंगे, मतलब कि इस माइलिन शीथ को यहाँ से रिमूव करना शुरू कर देंगे। एक्टिवेटेड ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन कैन एंटर द ब्रेन एंड कॉज लीजन्स। Multiple sclerosis is one major neurological disorder, especially in Western countries, prevalent in men and women from 20 to 40 years. Next है mesanthia gravis. Mesanthia gravis एक condition है जिसको हम बोलते हैं muscular dysfunction. इसमें भी क्या हो रहा है, ये भी क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑटो एंटीबॉडीज बना रही है। अब ऑटो मतलब सेल्फ, अपने ही सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रही है, लेकिन कौन से सेल के अगेंस्ट या किस चीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रही है? एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स ऑफ मसल मोटर एंड पैलेट। तो बेसिकली जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं ये उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रही है। द बाइंडिंग ऑफ दीज एंटीबॉडीज नॉट ओनली ब्लॉक द एसिटाइल कोलाइन बाइंडिंग विच इज नेसेसरी फॉर स्टिमुलेशन ऑफ मसल बट ऑल्सो इंड्यूसेस एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा एसिटाइल कोलाइन जो होता है वो हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो आके अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, लेकिन ये एंटीबॉडी जो है ये एंटीबॉडी इसको अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देती। और अगर ये बाइंड नहीं होगा तो मसल्स स्टिमुलेट नहीं होंगे, मसल्स काम नहीं करेंगे। उसके अलावा ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ओवर अननेसेसरीली जनरेट होता है। द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फर्दर डिस्ट्रॉयड द स्केलेटल मसल फ्रॉम लाइसिस ऑफ मेम्ब्रेन एंड रिसेप्टर्स ऑफ द सेल। नेक्स्ट रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अगेन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो कि जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, हैंड एंड फीट को अफेक्ट करता है। और ये भी क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉडी ऑटो एंटीबॉडीज बना रही है। इट इज अ कंडीशन इन विच ऑटो एंटीबॉडीज आर जनरेटेड अगेंस्ट एंटीबॉडी IgG इन द FC रीजन। हमारी बॉडी के अंदर IgG एंटीबॉडी होती है, तो यहाँ पे एक ऑटो एंटीबॉडी बन रही है जो हमारी बॉडी की ही IgG एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर रही है। The autoantibodies are IgM globulins and they are referred to as rheumatoid factors. ये जो ऑटो एंटीबॉडीज बन रही हैं इनका नेचर क्या है, IgM। ठीक है, आपको शायद पता होगा कि एंटीबॉडीज 5 टाइप की होती हैं, GM, A, E, D। तो ऑटो एंटीबॉडीज बन रही हैं, ऑटो एंटीबॉडीज जो कि कौन से नेचर की है, IgM की, और ये हमारी बॉडी की IgG एंटीबॉडीज को अटैक करती है, जिसकी वजह से होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, the autoantibody IgM molecules form complex with IgG and accumulate in the joints. The delayed clearance of these complex ensue type 3 hypersensitivity reaction, complement को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स में और हमारे बाकी सिस्टम्स को भी अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। ये एक कंडीशन है जिसमें इनएडिक्वेट प्रोडक्शन हो रही है थायराइड हार्मोन की, और इसीलिए हमने इसको बोला था हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, द कंडीशन अराइजेस जब ऑटो एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं और सेंसिटाइज करती हैं TH1 सेल्स को स्टार्ट टू टारगेट थायरोग्लोबुलिन एंड थायराइड पेरोक्सिडेज विच आर थायराइड ग्लैंड प्रोटीन। तो यहाँ पे T हेल्पर 1 सेल्स एक्टिवेट होते हैं और ये सेल्स एक्टिवेट होके थायरोग्लोबुलिन और थायरोपेरोक्सिडेज को टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता। These two proteins are responsible for uptake of iodine in the thyroid gland for synthesis of hormone. The presence of autoantibodies and TH1 lymphocytes in the gland lead to type 4 hypersensitivity. तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और मैक्रोफेजेस भी आ गए। दिस कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड सेल्स फ्रॉम जर्मिनल सेंटर एंड लिम्फेटिक फॉलिकल रिजल्टिंग इन हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसकी वजह से ये ऑटो एंटीबॉडीज जो है वो मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट कर रही है, प्लाज्मा सेल्स को भी एक्टिवेट कर रही है और ये थायराइड सेल्स को डिस्ट्रक्ट करने लग जाती है, किल करने लग जाती है। और अगर थायराइड सेल्स ही कम होंगे तो थायराइड सेल से प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसके आगे करेंगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज इट विल बी टू लॉन्ग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।